Hi students, here's a new chapter for you that we are going to begin. Let's study and revise. Dash was the first person to discuss the concept of poverty line. सबसे पहले poverty line का concept किसने discuss किया था? Poverty line basically एक boundary line है, जैसे मैंने ये boundary line बना दी. इसमें वो क्या कहते हैं कि जो भी persons, जितने भी लोग, जितने percent of people who are lying above the poverty line are in a better condition, और जो beyond the poverty line है वो एक पुअर कंडीशन में आ जाते हैं, राइट? वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से डील कर रहे हैं. सो पुअर, हमारे जो पुअर पीपल होते हैं वो एक्चुअली दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. वन इज अबव द पॉवर्टी लाइन एंड नेक्स्ट इज बिलो द पॉवर्टी लाइन. Okay, so this concept of poverty line was first explained by दादा भाई नाउरोजी. इन्होंने डिस्कस किया था इस कॉन्सेप्ट के बारे में. When the number of poor is estimated as the proportion of people below poverty line BPL, जो रेशो BPL को या जो भी पैरामीटर BPL को डिस्क्राइब करता है दैट इज नोन एज HCR, दैट इज हेड काउंट रेशो. जो पुअर पीपल होते हैं ना, हम उन्हें टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज अबव पॉवर्टी लाइन APL और सेकंड है बिलो पॉवर्टी लाइन दैट इज BPL. तो BPL को जो भी रेशियो मेजर करती है कि कितने लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है, दैट इज नोन एज हेड काउंट रेशियो. ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द ट्रिकल डाउन अप्रोच. ये ट्रिकल डाउन अप्रोच क्या है? इस अप्रोच में बेसिकली क्या होता है, ट्रिकल डाउन का मतलब हमें समझ आ गया होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे डाउन को जा रही है चीजें. तो यहाँ पे ये अप्रोच कहती है कि हाई एंड ह्यूज कॉरपोरेशंस, ये जो ह्यूज कॉरपोरेशंस होती हैं, बिग कॉरपोरेशंस होती हैं, गवर्नमेंट इन्हें जितने ज्यादा बेनिफिट्स देगी उतने ही ज्यादा बेनिफिट्स ये आगे ट्रिकल डाउन करेंगे टू द होल इकोनॉमी. फॉर एग्जाम्पल अंबानी ग्रुप है सपोज, तो गवर्नमेंट इन्हें जितने भी टैक्स बेनिफिट्स या टैक्स हॉलीडेज कुछ भी किसी भी टाइप के बेनिफिट्स अगर देगी, देन दे विल पास दीज बेनिफिट्स टू द डिफरेंट पीपल इन द इकोनॉमी. जैसे कि उतनी ज्यादा वो लेबर हायर करेंगे तो लेबर का बेनिफिट हो गया, ठीक है. उतना ज्यादा वो सप्लाई करेंगे तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगी एंड इट विल बी बेटर. प्राइसेस भी वो कम रखेंगे तो लोग और ज्यादा परचेज करेंगे. तो ऐसे इकोनॉमी को ठीक करने के लिए ये जो बिग कॉरपोरेशंस है, बिग कंपनीज है, दे आर टू बी गिवन लॉट ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है. Next is empirical data over the years have shown that trickle down theory did not yield desired results in India. हाँ, ये theory हम में से किसी ने सुनी भी नहीं होगी ज़्यादा, because this theory just worked for a very short time and after that it was removed. इसने कोई desired results नहीं दिए because at the end यही feel हुआ कि ये जो big corporations हैं they are eventually working for their profits. तो उनको बेनिफिट्स देने का कोई खास फायदा नहीं हुआ, राइट. सो माय करेक्ट आंसर इज बोथ आर ट्रू. और यहाँ पे एलिविएट द बेनिफिट का मतलब है जो लास्ट पर्सन है इस पिरामिड में, जो नीचे 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 एरो डलते रहेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है. तो जो सबसे एंड में जो पर्सन आएगा उसे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इन बिग कॉर्पोरेशंस के थ्रू. नाउ वी हैव दिस लाइन ग्राफ क्वेश्चन. ये बेसिकली इसको हम लाइन ग्राफ बोलते हैं, ठीक है, जिसमें पॉइंट्स को हम ऐसे ज्वाइन करते हैं. सो यहाँ पे जो डार्क वाली लाइन है दैट इज रूरल एंड जो लाइट वाली लाइन है ग्रे वाली, दिस इज फॉर अर्बन. ये अर्बन है, ये रूरल है, ठीक है. सिमिलरली डार्क वाली ये रूरल है और ये वाली अर्बन है. ओके, सो व्हाट दे आर आस्किंग, on the basis of the given trends of poverty, actually poverty के trends given है, identify the number of poors in million, how much it decreased between 1973. वो कह रहे हैं 73 से लेकर 2011-12 तक क्या सिस्टम था या फिर व्हाट वाज द सिनेरियो रिलेटेड टू पॉवर्टी. अब हम यहाँ से चेक करना स्टार्ट करते हैं. एक्चुअली यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में वैल्यूज नहीं पता चलेंगी, ठीक है. यू जस्ट नीड टू फॉर्म एन एस्टिमेट. एंड ये जो क्वेश्चन में गिवन है ये रूरल है एंड ये जो थर्ड में लिखा है ये अर्बन है. तो इन टोटल 2 हमारे पास रूरल के हैं और 2 हमारे पास अर्बन के हैं. तो आपको अब चेक करना है इसमें से, हमें बस पॉवर्टी का ये बताना है कि वो कितने से डिक्रीज हुई है. अगर मैं रूरल के केस में चेक करूं तो 260 अराउंड यहाँ पे वैल्यू हो रही है. अगर मैं ध्यान से देखूं 50 का डिफरेंस है और यहाँ पे है, ठीक है. और ये एकदम नीचे आ गई यहाँ पे, तो इस टाइम पे यहाँ पे थी, लेकिन अब जो ईयर है 2011-12 यहाँ पर आ गई है. दैट मीन्स अराउंड वही 210
पे आ गई है, ठीक है, या यू कैन से 220 पे। 210 एक्चुअली थोड़ा और नीचे को होता है, ये 220 है, सो 40 का डिफरेंस आ रहा है, तो इट डिक्रीज्ड बाय 40 मिलियन। ये मेरा एक करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्बन के केस में। अर्बन के केस में अराउंड ये बिल्कुल इसके ऊपर है ना, अगर मैंने यहाँ पे इसको 10 कंसिडर करा है तो मैंने यहाँ पे भी इसको 10 कंसिडर कर लिया, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम सेम से ही लेवल पे है। यहाँ पे 10 पे है और यहाँ पे 50 पे है, मतलब ये है 60, ठीक है, और ये था 50, तो वही 10 का डिफरेंस हो गया ना ऑलमोस्ट। सो माई आंसर इज 10। देखो, अगर ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं भी आ रहा कि यहाँ पे वैल्यूज मुझे मैं लाइक डिटेल में कैसे बताऊं, सो आपको वैसे भी समझ आ जाना चाहिए। अर्बन के हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक 50 है, 50 का डिफरेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, 10-20 का डिफरेंस लग रहा है, राइट। सो आप ऐसे इसको चेक कर सकते हो। माई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ए एंड सी। ओके, सो अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ कॉज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी की कॉज क्या नहीं है? सोशल एक्सक्लूजन, हाँ ये है। कैसे? क्योंकि अगर हम सोशली किसी पर्सन को, ओके, सो सोशल एक्सक्लूजन कैसे है? अगर हम सोशली किसी पर्सन को एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे पॉवर्टी और ज्यादा इंक्रीज होती है सोसाइटी में। मतलब पर्सन फील्स कि वो बहुत ज्यादा लो लेवल पे है एज कम्पेयर टू द अदर पीपल। तो सोशल एक्सक्लूजन से पॉवर्टी और ज्यादा होती है। जो पर्सन ज्यादा पुअर होता भी नहीं, उससे भी यही लगता है कि वो भी बहुत ज्यादा पुअर है, जस्ट बिकॉज ही इज सोशली एक्सक्लूडेड। इनडेटनेस, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा डेट में है, बहुत ज़्यादा उधार ले चुका है एंड ही इज़ जस्ट स्टक इनटू अ डेट ट्रैप, तो उससे भी पॉवर्टी ज़्यादा हो जाती है, तो है ही है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तभी तो रिच एंड पुअर के बीच में डिफरेंसेस होते हैं। एडिक्वेट एजुकेशन इज द करेक्ट आंसर, इससे पॉवर्टी नहीं बढ़ती, इनफैक्ट इससे पॉवर्टी कम होती है। अगर कोई पर्सन एजुकेटेड है, देन ही विल नेवर कंसिडर हिमसेल्फ एज inferior to others, ठीक है। नेक्स्ट है, which does not explain the right difference between physical and human capital। physical and human capital पे कौन सा पॉइंट डिफरेंस एक्सप्लेन नहीं कर रहा? फिजिकल कैपिटल एक इकोनॉमिक प्रोसेस है एंड ह्यूमन कैपिटल एक सोशल प्रोसेस है। एक्चुअली फिजिकल कैपिटल में वी कैन से कि इट इंक्लूड्स द फिजिकल कैपिटल, जैसे कि लैंड नहीं आता इसमें। एक्चुअली हमारे पास अगर हम देखें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 3 काइंड के होते हैं, एलएलसी, लैंड लेबर कैपिटल। लैंड और लेबर इसमें नहीं आता, इसमें कैपिटल आता है। कैपिटल का क्या मतलब है? इसमें आ जाएगा मनी, मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल्स, एसेट्स, ये सब आ जाता है। तो एक इकोनॉमिक प्रोसेस है, ठीक है। एंड क्योंकि ये हम प्रॉफिट लॉस एंड इसकी कॉस्ट वगैरह से डील करते हैं। एंड ह्यूमन कैपिटल क्या है? इट बिलोंग्स टू द लेबर क्लास। जो भी लेबर है एक इंडस्ट्री में, तो हम उसको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। अब हमें ये चीज पता है कि नाउ डेज कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज दे कंसिडर देयर लेबर एज कैपिटल, वो उनको एसेट ही मानते हैं, क्योंकि बिना लेबर के एन इंडस्ट्री कैन नेवर वर्क। फिजिकल कैपिटल इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर, कैपिटल इज इनसेपरेबल है, अलग मानी जाती है, ठीक है, जैसे मशीन एंड ऑल हो गया। एंड ह्यूमन कैपिटल मतलब लेबर को हम इनसेपरेबल मानते हैं, सेपरेबल नहीं मानते। ह्यूमन कैपिटल डेप्रिशिएट नहीं होती है, हमें पता है। फिजिकल कैपिटल डेप्रिशिएट होते हैं, जैसे मशीन एसेट्स हो गई, इनकी वैल्यू आफ्टर एवरी ईयर इट reduces, depreciates। human capital मतलब लेबर वैसे ही रहते हैं। human capital benefits only the owner while physical capital benefits owner and society। my correct answer now, ठीक है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ह्यूमन कैपिटल सिर्फ ओनर को बेनिफिट करता है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो ह्यूमन कैपिटल होता है वो बेनिफिट करता है दोनों को, सोसाइटी को भी एंड ओनर को भी। एंड जो फिजिकल कैपिटल है उससे सिर्फ ओनर को बेनिफिट होता है, बिकॉज ये जो एसेट्स होते हैं ओनर के, तो ओनर इज एबल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ दिस फिजिकल कैपिटल ओनली। Mr. Rajan has started a new business. He intends to spend a huge amount towards on the job training. On the job का मतलब होता है जो during the job training मिलती है, ठीक है। तो ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब हमारे पास एक्चुअली 2 काइंड्स ऑफ मेथड्स होते हैं। तो ऑन द जॉब मतलब जैसे इंटरव्यूज, कोई भी अगर हम इंटरव्यूज लेके प्रैक्टिस करवा रहे हैं पर्सन की, हम उसे जॉब पे ही सिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे प्लम्बर्स एंड ऑल सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? थ्रू एक्सपीरियंस। ये खुद करते हैं सामने ओनर के, तो इस तब वो उन्हें सिखाता है, राइट। तो ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब का मतलब ये होता है कि आप उस प्लेस पे प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है, आप ऐसे ही सीख रहे हो विदाउट बीइंग फिजिकली प्रेजेंट एट दैट प्लेस।
of his workers before them to work. It exhibits the right step in the direction of human capital formation. Human capital formation मतलब the contribution to the capital of the country. तो humans को जितना हम ज़्यादा train करेंगे उतनी ही हमारी human capital formation ज़्यादा होती है. Spot which of the following does directly contribute to process of human capital formation by Miss Rajan. अब यहाँ पे अगर वो on the job training दे रहे हैं, ट्रेनिंग से क्या होता है? ट्रेनिंग से कोई प्रॉफिट तो होता नहीं है, इनफैक्ट कंपनी का खर्चा हो रहा है. लेकिन ट्रेनिंग से कंपनीज ऐसा क्या करती हैं, वो स्किल ऐड करती हैं, एक्सपर्टीज ऐड करती हैं. ठीक है, लिटरेट तो नहीं बना सकते वो ट्रेनिंग से. पर्सनालिटी हाँ कह सकते हैं, लेकिन दिस पर्सनालिटी बनती है, बट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इसका कोई रोल नहीं है. राइट, तो आपको ये भी देखना है कि जो पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है उसको ब्लाइंडली टिक नहीं करना. यू नीड टू रिलेट इट विद द क्वेश्चन. इंश्योर्स जेंडर इक्वालिटी, इससे भी ट्रेनिंग का कोई लिंक नहीं है. नेम द प्रोग्राम दैट कवर्स एल्डरली पीपल, पुअर वुमेन हु आर डेस्टिट्यूट एंड विडोज. तो विडोज को कौन सा प्रोग्राम इंक्लूड करता है? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम. वैसे भी दिख ही रहा है हमें कि सोशली असिस्ट करना है, मतलब विडोज एंड ऑल को अगर हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो ये हमारा है NSAP. ये तो है चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड. दिस इज रिलेटेड टू फूड एंड इसमें रूरल एम्प्लॉयमेंट, कि रूरल पीपल को हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देंगे. उन्हें अगर कोई भी पर्सन इतना एक लेवल तक एजुकेटेड है, ही विल डेफिनेटली गेट अ जॉब. ठीक है, तो ऐसे जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये हमने पढ़ा भी हुआ है, PMRY. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम. तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम कौन सी है? सो यहाँ पे जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो खुद ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, ठीक है, वो हेल्प नहीं करते किसी को कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे. ये प्रोग्राम्स खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हैं. ऑल द प्रोग्राम्स आर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स. इनकी आपको फुल फॉर्म्स भी आनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर वो REGP लिख दें, यहाँ पे अगर वो SJSRY लिख दें, ठीक है, सो इन बोथ द वेज यू शुड नो. अगर यहाँ पे ऐसे वो दे देते तो आप आंसर शायद नहीं कर पाते इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द फुल फॉर्म्स. सो फुल फॉर्म्स आर इम्पॉर्टेंट. ट्रांसिएंट पुअर को वी कैन कैटेगराइज एज चर्निंग एंड ओकेजनली. ठीक है, ओकेजनली मतलब हो जाएगा कि कभी कभी जो मतलब बहुत ज्यादा परमानेंटली पुअर नहीं है. ठीक है, सो मैंने आपको यही बोला, जो परमानेंटली पुअर नहीं है, जो टेम्पररी बेसिस पे पुअर है. फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू बैड लक या कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया तो वो एकदम से बहुत ज्यादा नीचे आ गए. ठीक है, उनका लेवल बहुत ज्यादा नीचे हो गया, तो उनको हम ट्रांसिएंट पुअर बोलते हैं. तो इनको हम आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. A cutoff point in terms of per capita expenditure dividing people as poor and non-poor indicates the number of those who are absolutely poor and occasionally poor. Absolutely मतलब जो शुरू से ही पुअर है, occasionally मतलब जो कभी कभी पुअर हो जाते हैं, जैसे I told you regarding the bad luck. Okay, so poor and non-poor एक कट ऑफ पॉइंट है ये, जो कि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मतलब पर हेड एक्सपेंडिचर के बेसिस पे हम चेक करते हैं. तो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ दोज. ये जो कट ऑफ पॉइंट है, जो डेफिनेशन दी है, किसकी डेफिनेशन है? उन लोगों की जो या तो हमेशा से पुअर है या फिर कभी कभी पुअर हो जाते हैं. करंट पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ तेंदुलकर कमिटी. ये तेंदुलकर कमिटी 2005 में सेटअप हुई थी एंड इसने कुछ पॉवर्टी लाइन के ऊपर कुछ recommendations दिए थे. एंड इवन टुडे वी आर the poverty line and we are working the poverty line on the basis of these recommendations. अगर हमें absolute poverty को measure करना है इंडिया में, तो हम किसके बेसिस पे मेजर करेंगे? ये हमें वैसे ही पता है, पर कैपिटा इनकम. जिस पर्सन की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, हमें उससे पता चल जाएगा कि ये पर्सन बहुत ज्यादा पुअर है. सो इससे हम ये बेसिकली इट इज अ मेन पैरामीटर टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी. अगर मुझे APL और BPL का भी चेक करना है तो आई कैन चेक इट ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैरामीटर. नेक्स्ट इज हमें करेक्टली मैच्ड पेयर देखना है इन कॉलम A एंड B फ्रॉम द फॉलोइंग. अगर मैं यहाँ पे इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दूँ MGNREGA, इसको हम मग्नरेगा भी बोलते हैं कई बार. तो ये जो है ये अभी काफी रिसेंटली ही आया है, दैट इज 2000s में ही ये इंट्रोड्यूस हुआ है. ठीक है, जिसमें अ गारंटी इज गिवन फॉर द रूरल पीपल दैट दे विल गेट एम्प्लॉयमेंट. सो 4 का D is the correct answer.
एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन तो इसका एक्चुअली ईयर क्या है, दिस यू कैन नोट डाउन, 1967 अराउंड ये आया था ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड ये जो अगर मैं इसको लिख दूं PMJAM, ठीक है, जन आरोग्य मिशन, देन दिस इज NHM, दैट इज नेशनल हेल्थ मिशन। ये जो नेशनल हेल्थ मिशन है ये भी इतनी पुरानी बात नहीं है, दिस इज 2005, तो ये 1960s का रॉन्ग है। आई एम टेलिंग यू दीज ईयर्स बिकॉज वो इन ईयर्स को किसी भी वे में पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे हैव आस्क्ड लाइक दिस इन दिस फॉर्म। एंड ये जो जन आरोग्य योजना है ये 2018 में आया है, दिस इज वेरी रिसेंट, ठीक है। जन आरोग्य योजना का मतलब क्या है, यहाँ पे जन का मतलब होता है पॉपुलेशन, तो जो भी इंडिया की पॉपुलेशन को बेनिफिट्स दिए जाएंगे रिलेटेड टू हेल्थ, या जो भी हु कैन नॉट अफोर्ड गुड मेडिकल फैसिलिटीज, तो उन्हें जो हम बेनिफिट्स देंगे, ठीक है, वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। According to the Planning Commission, how many average daily calories per person define the poverty line? कितनी कैलोरीज एक पर्सन अगर कंज्यूम करता हो तो हम उसे पॉवर्टी लाइन इन अर्बन एंड इन रूरल एरियाज बोलेंगे। तो इसका आंसर है 2100 एंड 2400। अर्बन के लिए 2100 है, ठीक है, एंड रूरल के लिए 2400 है, ठीक है। सो इस इन कैलोरीज के बेसिस पे हम ये बताएंगे कि कितने लोग पॉवर्टी लाइन में लाई करते हैं। ह्यूमन कैपिटल, नाउ वी हैव क्वेश्चन रिलेटेड टू ह्यूमन कैपिटल, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स द ह्यूमन बीइंग्स एज अ मीन्स टू एन एंड। अच्छा, मतलब कि ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है कि वो क्या ह्यूमन बीइंग्स को ऐसे कंसिडर करते हैं कि वो हेल्प करते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री। यस, सही बात है, ह्यूमन को हम इसीलिए कंसिडर करते हैं, दैट इज वाई लेबर्स आर इम्पोर्टेंट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीजेस द वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, ऐसा कुछ नहीं है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इनफैक्ट ये इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज होती हैं। जितना ज़्यादा एक कंपनी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के फेवर में होती है उतना ज़्यादा वो इन्वेस्ट करते हैं इन द एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, स्किल्स, एक्सपर्टीज ऑफ द human, of the labor of their company. Dash and dash are the twin pillars of social sector reform. Social sector reform के twin pillars, दो important pillars कौन से हैं? एक तो है education and एक है infrastructure. Infrastructure में आ जाते हैं buildings, bridges and all that. ठीक है, ब्रिजेस कह लो, रोड, या ओवरऑल हर चीज इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती है जो भी हम एक्सटर्नली जो अवेलेबल होती हैं चीजें, ठीक है, पार्क्स वगैरह ये सब कुछ आ जाती हैं, छोटी से छोटी चीज भी, एंड बिल्डिंग्स, ब्रिजेस जैसी बड़ी चीजें भी इंक्लूड हो जाती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। इट कैन इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो, इट कैन इंक्लूड एवरीथिंग, कोई भी एयरपोर्ट्स वगैरह है, हॉस्पिटल्स, वो सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है। एजुकेशन हमें ऑलरेडी पता है। तो सोशली अगर हमें इंडिया को रिफॉर्म करना है, चेंज करना है, देन वी नीड टू वर्क ऑन दीज टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। एजुकेशन इसमें ठीक थी लेकिन वेल्थ नहीं, सिर्फ पैसा ही पैसा अगर हम कंसिडर करेंगे तो सोशली हम उसको रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं। हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बट मैंने आपको बोला इंफ्रास्ट्रक्चर में हॉस्पिटल्स एंड ऑल भी आ जाते हैं, तो हेल्थ हम इसको अलग से नहीं लिखेंगे। एजुकेशन नहीं आती इंफ्रास्ट्रक्चर में, दैट इज वाई वी कंसिडर इट एज सेपरेट। पॉवर्टी इज अ नेगेटिव वर्ड, इससे कोई सोशली सेक्टर रिफॉर्म नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किससे नहीं होगी? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ठीक है, अगर कंपनीज अपने एम्प्लॉयज की एजुकेशन पे स्पेंड कर रही हैं तो अच्छी बात है। ये उनकी माइग्रेशन पे स्पेंड कर रही हैं, मतलब अगर उन्हें दूसरी कंपनीज में भेज रही हैं और बेटर फैसिलिटीज दे रही हैं तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। उनकी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके, सो अगर कंपनीज उन्हें कोई सब्सिडी दे रही हैं तो ठीक है, ये उनका बेनिफिट हो रहा है, बट इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो बाकी तीनों चीजें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आती हैं, एंड दैट इज वाई माई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी। ये पार्ट नहीं है HCF का। Which of the following indicators reflect development in education sector of the country? एजुकेशन सेक्टर में कौन सी चीज आ जाती है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, अब इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग होता है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स या फिर द नंबर ऑफ यूथ दैट इज एनरोलिंग देमसेल्व्स इन द हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए कितने लोग अपने आप को एनरोल कर रहे हैं कंट्री में, वो उसकी GER होती है, ठीक है। लिटरेसी रेट, एक कंट्री का लिटरेसी रेट क्या है? एक कंट्री में कितने लोग एजुकेटेड हैं, लिटरेट हैं,
वो गया लिटरेसी रेट। एडल्ट लिटरेसी रेशियो पता ही चल रहा है भी एजुकेशन से लिंक्ड है, सो ऑल इज माय आंसर। स्टॉक एंड शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज नोन एज व्हाट? अगर एक कंपनी के पास स्टॉक एंड शेयर्स हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल में देखो लेबर आता है, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। फिजिकल कैपिटल में मशीन्स एंड एसेट्स आ जाते हैं, राइट। एंड स्टॉक कैपिटल में हम कह सकते हैं इन्वेंट्री भी आ जाती है, ठीक है, स्टॉक कैपिटल। वैसे भी हम स्टॉक कैपिटल इज नॉट द वर्ड दैट वी जनरली यूज, हम फाइनेंशियल कैपिटल वर्ड ज़्यादा यूज करते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल में सारी फाइनेंस वाली चीज़ें आती हैं। स्टॉक एंड शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ अ कंपनी। कैजुअल लेबरर्स आर मोस्ट वल्नरेबल इन द सोसाइटी। वल्नरेबल का मतलब है जिनको हम सबसे ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जो कैजुअली लेबर अवेलेबल होते हैं, हम उन्हें डोमिनेट कर लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा बातों में आ जाते हैं ओनर्स की, या फिर जो भी उन्हें कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करते हैं। Casual laborers don't have permanent earning facility and their earnings vary a lot. They can never lose their jobs with a slight dip in the economic growth. ये never word जो है इसने पूरे सेंटेंस को गलत कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इनके केस में कोई परमानेंट अर्निंग नहीं होती, ये चीज़ ठीक थी। लेकिन अगर इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई भी स्लाइट डिप, मतलब कि इफ देयर विल बी फॉल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, दे कैन लूज देयर जॉब्स। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कोविड-19, अगर हम कोविड-19 का एग्जाम्पल देखें तो कितने लोगों की जॉब्स चली गई थी, राइट। सो दैट मीन्स ये जो जॉब्स वाला जो केस होता है, एंड स्पेशली कैजुअल लेबरर्स के केस में, तो ये बिल्कुल भी देयर इज नो गारंटी दैट दे विल नेवर लूज देयर जॉब, ठीक है। इनफैक्ट बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज ने भी ले ऑफ स्टार्ट कर दिया था। दे जस्ट laid off their employees due to lack of money, due to lack of work, ठीक है, इन केस ऑफ कोविड-19। तो ये चीज ऐसी है कि यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं होती। ये स्टेटमेंट मेरी गलत हो गई एंड दिस इज कम्प्लीटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नबार्ड। नबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसमें एग्रीकल्चर भी आता है, इसमें रूरल एरियाज की डेवलपमेंट भी आती है। 1982 में ही सेटअप हुआ था एज अ एपेक्स बॉडी। एपेक्स का मतलब होता है सेंट्रल, या फिर ओनली भी कह सकते हो आप, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हो। सो यू कैन यूज मेनी वर्ड्स फॉर दिस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी थी टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड इन द रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम, जैसे आरआरबीज थे, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स। अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए इन केस कि आरआरबीज वर्क अंडर नबार्ड या आरबीआई, तो आधे बच्चों को लगेगा कि बैंक है तो आरबीआई के अंडर ही होगा। नो, यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक्स हैं तो ये नबार्ड के अंडर आते हैं, ओके। सो नबार्ड बेसिकली डील्स विद एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर लोन्स देना, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के लिए या इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए फार्मर्स को लोन्स देना, ये सब कुछ नबार्ड के अंडर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की इशू इन रूरल डेवलपमेंट? रूरल डेवलपमेंट में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? अगर रूरल लोगों को हम क्रेडिट देंगे, रूरल पीपल इफ दे आर गेटिंग क्रेडिट ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो ये अच्छी बात है। रूरल मार्केटिंग, ये भी अच्छी बात है। एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो वैसे ही अच्छी बात है। टूरिज्म, इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें कोई रूरल डेवलपमेंट नहीं हो रही है। इफ नबार्ड फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि नबार्ड टूरिज्म पे वर्क कर रहा है, तो इसमें रूरल क्लास की कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। द इमर्जेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इंश्योर्ड द रिडक्शन इन द फिशर्स ऑफ द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मतलब होता है छोटे छोटे ग्रुप्स आ गए थे जो कि लोगों की हेल्प करते थे, ठीक है। सो इंश्योर द रिडक्शन इन द फिशर्स ऑफ द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। अगर बैंक से हमें कभी लोन लेना हो, देन अ पर्सन हैज टू गो थ्रू अ नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज, राइट। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है, लेकिन इफ अ पर्सन इज यूजिंग दी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो उन्हें जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा फॉर्मेलिटीज में जाने की। सो ये करेक्ट है। द बोरोइंग्स ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेनली कन्फाइंड टू कंजम्पशन पर्पस बाय इट्स मेंबर्स। नहीं, कंजम्पशन पर्पस के लिए नहीं है। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो बोरोइंग्स हैं, ठीक है, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो भी बोरोइंग्स करते हैं या जो भी उसके मेंबर्स हैं जो उससे बोरो करते हैं, तो वो बेसिकली कंजम्पशन के लिए करते हैं। नो, सिर्फ कंजम्पशन के लिए नहीं करते, इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं साथ में, ओके। ये नहीं कि जो पैसा उनसे बोरो करा उसको कंज्यूम करके खत्म कर दिया, उसको कहीं और इन्वेस्ट करना, उससे और बेनिफिट्स गेन करना, दैट इज द मेन पर्पस। सो स्टेटमेंट 1 is true and 2 is false. Which government agency purchases and maintains buffer stock of food grains? Food grains का buffer stock होता है फूड कॉर्पोरेशन
ऑफ इंडिया के पास, दैट इज FCI. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज नॉट रिलेटेड टू फूड ग्रेन्स, ये पब्लिक को जो सर्विसेज दी जाती हैं उससे रिलेटेड है. RBI इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, ठीक है. एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी FSSAI, ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि विच मेजर्स द क्वालिटी ऑफ फूड, ठीक है. एंड इनको रैंकिंग प्रोवाइड करती है फूड को कि ये फूड कितना क्वालिटी वाइज बेटर है एंड कंजम्पशन के लिए भी बेटर है. सो ये हो गया. सो A इज माई करेक्ट आंसर, राइट. So this was all from this topic. I'll see you again in the next video.